हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी भाई पीके। साथियों, हम जो अपने 11 से प्लस क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, आज हम करेंगे उसका पार्ट नंबर 9। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना लेट किए आज की अपनी क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी साइकोलॉजी की से रिलेटेड, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी रिवीजन और तैयारी आपकी हो सके। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, 401 लंबाई भार त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचरण को कहते हैं। ए भावात्मक अंतर, बी भौतिक अंतर, सी मानसिक अंतर या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सब क्या है, भार, लंबाई, ये सब क्या है, हमारे शरीर के भौतिक अंतर है। ठीक है ना, ये मानसिक अंतर है हमारे। इसके अलावा आपका ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा भावात्मक अंतर। ये भावात्मक अंतर नहीं है। भावात्मक कौन से होते हैं, सुख दुख, ये होते हैं भावात्मक अंतर। ठीक है, इसलिए आपका भौतिक अंतर देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ए माता पिता पर, बी वातावरण पर, सी विद्यालय के वातावरण पर या डी समाज पर। तो किस पर करता है, ये करता है आपका ऑप्शन नंबर ए माता पिता। ठीक है, फिर 402 का आंसर क्या है आपका, ए माता पिता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 403 है आपका, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है। ए सजा द्वारा, बी प्रशंसा द्वारा, सी आलोचना द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी को अगर आपको प्रेरित करना है तो उसकी आपको प्रशंसा जरूर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप सजा देंगे या आलोचना करेंगे तो बच्चा क्या है, उससे हतोत्साहित हो सकता है अपने कार्य से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 404 है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों के संबंध में सही कथन है। ए इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। बी ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। सी वस्तुनिष्ठता के कारण ये सभी विश्वसनीय एवं वैध होते हैं या डी उपयुक्त सभी। तो 404 का आपका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। यानी कि जो ऊपर के हमने तीनों ऑप्शंस पढ़े हैं वो तीनों के तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 405 है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ए स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, बी दूसरों को प्रेरित करने का कौशल, सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल या डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के से क्या तात्पर्य होता है, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसका आंसर है आपका विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 405 है, 406 है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत करने में सफल हो जाता है। बी बातें करने को दंडित करता है, सी उदासीन है या डी जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आप कुछ भी बच्चे कर रहे हैं उसको आप उसके बच्चों के सीखने से संबंधित अगर रखेंगे तो वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे बातचीत भी कर रहे हैं तो आपसे ये समझिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 407 है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। ए दुर्खिम, बी प्लेटो, सी किलपैट्रिक या डी सुकरात। तो प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है, ये है आपके ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक। ठीक है, 408 है आपका, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ए शांत, बी शोरगुल से भरा, सी अनुशासन से पूर्ण या डी मित्रता पूर्ण। तो जो आपका कक्षा कक्ष का वातावरण है वो मित्रता पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके अपने एक्सपीरियंसेस और एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग कर सकें। ठीक है, 409 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ए स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2। तो कौन सा स्तर करता है, ये करता है आपका स्तर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 410 है आपका, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्व या डी
क्रियाकलाप, तो कौन नहीं करेगा? प्याजे के अनुसार जो सामाजिक अनुभव है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 411 है आपका, डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? ए फ्रोवेल ने, बी किलपैट्रिक ने, सी मिस हेलेन पार्कस्ट ने, या डी डॉल्टन ने। तो इसको हम आपको साइकोलॉजी वाली सीरीज में करवा चुके हैं, ये किया था मिस हेलेन पार्कस्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 412 है आपका, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्लेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, या डी डिसलेक्सिया। तो ये किसका कारण है? लिखने की जो योग्यता होती है वो डिस्ग्राफिया जो बीमारी होती है उसका कारण है। हम कोशिश करेंगे आज या कल में इनकी वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके ग्रुप में डाल दें, चैनल पर डाल दें। ठीक है, जिसमें आपकी सभी जो डिफेंशियंसी है उनकी जो तैयारी है वो आपकी हो सके। क्वेश्चन नंबर 413, वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख अभिन्नता है। ए व्यवहारवादी सिद्धांत से की उनकी आलोचना, बी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, या डी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। वाइगोत्स्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्य में तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। इन दोनों ने ही भाषा के ऊपर जोर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 414 आपका, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या डी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो शिक्षार्थी को व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो छात्र है वो अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन स्तर को और सामाजिकता को आगे बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 416, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ए लघुत्तरात्मक, बी मुक्त उत्तर वाला, सी सत्य असत्य, या डी निबंधात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है सत्य और असत्य। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ क्या होते हैं, जिनमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो ये है या फिर उसका ये है। ठीक है, शॉर्ट में होते हैं। इसके अलावा लघुत्तरात्मक है, ये भी लंबे प्रश्न होते हैं। मुक्त उत्तर वाला है, उसमें भी लंबे आंसर होते हैं, और निबंधात्मक में भी लंबे आंसर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 417 आपका, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डैश के बारे में चिंतन है। ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, बी प्रश्नों के प्रकार, सी विश्वसनीयता, या डी वैधता। तो आपका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा आपका वैधता, यानी कि वो जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं वो जिन उद्देश्यों के लिए बना रहे हैं वो अगर उससे सम्मिलित होते हैं, उससे कंप्लीट होते हैं, तो वो क्या है, प्रश्न पत्र वैध माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 418 है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता करते हैं, अतः शिक्षक ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर अनुशासन तो बिल्कुल भी नहीं करना, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा, डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, इससे भी कोई फायदा नहीं है। तो उससे क्या है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 419 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वन का उदाहरण है? नहीं लाता उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। सी अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। डी सुनील, तुमने सही कहा। तो जो आपको क्या है, बच्चे को पुनर्बल देने के लिए आपने चाहे बच्चा गलत है या सही है, आपको उसे नकारात्मक रूप से बिल्कुल भी आंसर नहीं करना उसे। ठीक है, जो भी बच्चा बोल रहा है उसे सही बोलकर उसके तरीके से ये बोल रहा है कि जैसे बच्चा कोई गलत बोल रहा है तो आपको ये बोलना है कि हाँ तुमने आंसर को निकालने की तो कोशिश की, लेकिन आप इसमें ना ऐसे करते तो इसका आंसर आपका
सही तरीके से आ सकता था, लेकिन आपने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है। ठीक है, इस तरीके से आप, जिससे कि बच्चा उससे हतोत्साहित ना हो। क्वेश्चन नंबर 420 है, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? ए शिक्षण विधि की, बी छात्रों के ज्ञान की, सी शिक्षक की, या डी शिक्षण सामग्री की। तो अधिगम प्रक्रिया में किसका योगदान जरूरी है? वो है शिक्षक का। शिक्षक किस तरीके से अपनी जो स्ट्रेटेजी है उनको बना रहा है, किस तरह से उनको प्रयोग कर रहा है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 421, जिन बच्चों में उपलब्धि और प्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय ए स्वातंत्र्य को हतोत्साहित करते हैं, बी मानकों को प्राप्ति हेतु तो असफलता का पर दंडित करते हैं, सी ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, या डी बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। तो जिन बच्चों में उपलब्धि प्रेरणा अधिक होती है उन्हें क्या ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 422 है आपका, कौन सा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? ए आवश्यकता है, बी प्रोत्साहन, सी अंतर्नोद, या डी प्रतिद्वंद्विता। तो कौन से आंतरिक प्रेरणा नहीं है? ये है प्रतिद्वंद्विता। ये क्या, बाहरी जो आवेश होता है, जो परिवेश होता है, वहां से ये प्रोत्साहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 423 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, बी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सी केवल वातावरण का, या डी केवल अनुवांशिकता का। तो ये पिछली वीडियो में हम कई बार करा चुके हैं और बता भी चुके हैं, ये सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 424 है, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन को अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, बी सोचना, सी क्रिया करना, या डी कल्पना करना। तो व्यवहार में जो भी स्थायी परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है आपका? सीखना है, यानी लर्निंग हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव लर्निंग हो रही है अगर बच्चा सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 425 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ए पहचान, बी धारणा, सी पुनर्स्मरण, डी अनुभूति। तो जो अनुभूति है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 426 है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, बी शारीरिक सिद्धांत, सी दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, या डी अंतर्निरोध का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आता है। क्वेश्चन नंबर 427 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि ए सीखने की क्षमता है, बी अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी एक और दो दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बुद्धि है वो क्या है? सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 428 है, नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाएं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है? ए प्रतिरूपण, बी कार्यक्रमित अधिगम, सी उत्तरोत्तर सन्निकटन, या डी कड़ी निर्माण। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका बी कार्यक्रमित अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 429 है, अधिगम समृद्ध होगा यदि ए शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए, बी कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण किया जाए, सी कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण किया जाए, सी डी कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जो अधिगम है, अगर आप बच्चे को वास्तविक घटनाओं के उदाहरण देंगे तो वो अक्सर ही बच्चे आसानी से उसे सीख सकते हैं। इसलिए क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो इससे क्या बच्चे को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 430 है आपका, मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ए शैक्षिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विविध विधियों का प्रयोग करने के प्रति, बी प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा प्रयोग करने के प्रति, सी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, या डी विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी के समान उपलब्धि देने के प्रति। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिक्षा शैक्षिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 431 आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना है उसे। बी, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। सी, शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं। या डी, प्रभावी आकलन को सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, जो अधिगम है वो बच्चों की इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इसलिए जो शिक्षिका है वो दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 432 है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं मानी जाती? ए, नियंत्रित निरीक्षण। बी, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी। सी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन। या डी, अभिज्ञापन प्रश्नावली। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा? व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 433 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने की कहा जा सकता है? ए, समझ। बी, सृजन। सी, विश्लेषण। या डी, स्मरण। तो प्रतिभाशाली छात्रों को क्या सृजन के लिए जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय दिया जा सकता है ताकि छात्र क्या अधिक से अधिक जो उनके ज्ञान का सृजन है वो कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 434 आपका, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जा सकता है? ए, अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। बी, केंद्र अधिगम गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है। सी, शैक्षणिक संस्थान एक ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्रक्रिया घटित होती है। या डी, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके लिए सही है। अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अधिगम एक लक्ष्य पे केंद्रित प्रक्रिया नहीं है। अधिगम क्या है? हमारे व्यक्तित्व को निखारने का एक जरिया है सर। क्वेश्चन नंबर 435 है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है? ए, स्वाभाविक और कृत्रिम। डी, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। सी, जन्मजात तथा अर्जित। या डी, अभिप्रेरणा एवं प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कि जन्मजात तथा अर्जित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 436 आपका, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ए, प्रायोगिक बुद्धि। बी, संसाधन पूर्ण बुद्धि। सी, गणितीय बुद्धि। या डी, व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि का जो त्रिआयामी स्तरीय सिद्धांत है, व्यवहारिक बुद्धि इसका एक रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 437, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से उसकी शिकायत करेंगे? नहीं, शिकायत तो बिल्कुल नहीं करनी है। बी, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। या डी, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो छोड़ेंगे भी बिल्कुल नहीं। तो आप क्या पहले तो उसे स्वयं परामर्श करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप मनोचिकित्सक के पास भी ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसका वहीं से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वहीं पर उसका स्वयं उसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 438 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं? ए, बुद्धि स्तर में। बी, अभिवृद्धि में। सी, गतिवाही योग्यता में। या डी, उपयुक्त सभी में। तो व्यक्तिगत भेद क्या है? तीनों में ही पाए जाते हैं, यानी कि बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में और गतिवाही योग्यता, तीनों में ही। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 439 है, किशोरों को अनुभव हो सकता है जीवन के बारे में संतुष्ट भाव। बी, चिंता एवं और स्वयं में सरोकार का। या सी, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भावना का। या डी, सिद्दीकी के भाव का। तो किशोरों में क्या है? और इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें सिद्धि के भाव का जो सिद्धि बच्चों को क्या है, सिद्धि के भाव का अनुसरण हो सकता है। ठीक है, उन्हें इसका अनुभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 440 आपका, अधिगम स्थानांतरण के द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, थॉर्नडाइक ने। बी, स्पीरमैन ने। सी, जर्ड ने। या डी, गिलफोर्ड ने।
तो अधिगम स्थानांतर का द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादक किया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 441 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। ए, इससे बालक स्वस्थ रहता है। बी, ध्यान रहता है। सी, शीघ्र सीखता है। या डी, प्रसन्न रहता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वो बच्चा क्या है, इससे जल्दी सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 442 आपको आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला जाता है। आप उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने के से इनकार करेंगे? नहीं, इनकार तो बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो भी मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है वे बैठाने के लिए बोलेंगे। या सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, अगर आपके पास ऐसे बच्चों को बिठाया जाता है तो आप उन्हें खुद नई तकनीक सीखने की कोशिश करेंगे और बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मतलब कि टीचर को मना तो बिल्कुल करना ही नहीं है किसी चीज के लिए। 400 नंबर क्वेश्चन नंबर 443 है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह अध्यापकों तथा शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या सी, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। या डी, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 444 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? यानी कि वो जन्म लेने के बाद बच्चे सीखते हैं। ए, भूख। बी, पुरस्कार। सी, रुचि। या डी, विश्राम। तो जो पुरस्कार है वो क्या एक अर्जित प्रेरक है। इसके अलावा भूख, रुचि और विश्राम ये बच्चे के में जन्मजात होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 445 है, अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बाएं गोलार्ध डैश को नियंत्रित करता है। ए, दैसिक चार्जों सूचना। बी, भाषा व प्रक्रमण। सी, भावना। या डी, बाएं हाथ की गति। तो इसका आंसर क्या है आपका? भाषा प्रक्रमण। अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बाएं गोलार्ध भाषा प्रकरण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 446 आपका, बुद्धि है ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बी, एक अकेला और जातीय विचार। सी, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। या डी, एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि क्या है? इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 447 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? ए, शिक्षण तकनीक। बी, शारीरिक क्षमता। सी, व्यक्तिगत भिन्नता। या डी, पारिवारिक स्थिति। तो अध्यापक का क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता की ओर ध्यान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि छात्र क्या है अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग भिन्नताओं से प्राप्त होते हैं। तो उनकी भिन्नता को ध्यान में रखकर ही उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 448 है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ए, सृजनात्मक विचार। बी, जिज्ञासा। सी, अभिव्यक्ति में नवीनता। या डी, दूसरों के साथ झगड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली छात्र होने की संकेत बिल्कुल नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 449 है, अभिप्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। तो किससे? ए, तर्क। बी, चिंतन। या सी, बोध। या डी, विवेक। तो प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है जो कि अधिगम का बोध के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 450, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण। बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। या डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका आंसर आपका बार बार चेंज होकर आ रहा है ऐसे। तो इसका आंसर क्या है आपका? वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अच्छी लगी और चाहते हैं हम आपके आगे भी इसी तरीके से हेल्प करते रहें, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
अपने अधिक से अधिक दोस्तों को हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमें भी आपसे इससे प्रेरणा मिल सके और आपके लिए अधिक से अधिक जो वीडियोज हैं और अलग से अलग सब्जेक्ट्स की वो हम आपके लिए डालना स्टार्ट करें। अभी हमारे साथ बहुत कम साथी जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे ही हमारे साथ नए और साथी जुड़ेंगे, हम इस पर अधिक से अधिक वीडियो डालना स्टार्ट जरूर करेंगे। ठीक है साथी, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।